हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज कैपिटल गेन के बारे में कि क्या होता है कैपिटल गेन, कौन कौन से सेक्शन इसमें चार्जेबल होते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल ही करें, थ्योरेटिकल के चक्कर में कम पड़ेंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वही देखेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सब समराइज़ कर दें। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन जिसका सेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है कि जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 45 से 55 तक। ठीक है, कैपिटल गेन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई भी इनकम कैपिटल गेन कब कहलाएगी। कोई भी इनकम, जब मैं लिख रहा हूँ आप साथ साथ लिखते रहेंगे धीरे धीरे, तो ना नींद आएगी, अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। साथ साथ ये इफेक्टिव तरीका है, तो बैठ के देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ धीरे धीरे साथ साथ में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? जो दो कंडीशन का अप्लाई करे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कैपिटल असेट हो। क्या होता है कैपिटल असेट? बताता हूँ, आप ये समझो। जो कैपिटल असेट हो वो, एंड ट्रांसफ़र हो वो, जो दोनों कंडीशन कंप्लाई करे वो कैपिटल गेन होगा। ठीक, तो कैपिटल गेन क्या होता है इसकी छोटी सी मीनिंग देख लेते हैं। कैपिटल गेन जो कि अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंडर डिफाइन है। तो क्या होता है? एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन्स, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट है। एसेट है, थोड़ा जल्दी में इसलिए कुछ राइटिंग इधर उधर हो रही है, समझ लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कि अराइज होता है किसी भी कैपिटल असेट से, ठीक, उसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल गेन। सो ये हो गई इसकी डिफिनेशन। और इसकी मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे वही कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो उसको हम कैपिटल गेन कंसिडर कर लेंगे। और भी कुछ, जैसे इसका ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर में इफेक्ट में आ जाना चाहिए। और ये कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54ED, 54F, 54G या फिर 54GA। इन सब में ये एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे समझ नहीं आएगा, आगे आएगा तो बताएंगे, अभी पढ़ते हैं आगे। तो इतना होने के बाद अब ये सम देखना है कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट की मीनिंग देख लेते हैं। कैपिटल एसेट जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट एक कॉलम बना के करते हैं, नहीं ऐसे करते हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, इंक्लूड्स, कि कैपिटल गेन क्या क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, बस। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड with his business or profession, such property can be movable या फिर immovable या फिर tangible या फिर intangible। ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो कि अपने बिजनेस से कनेक्ट हो या ना हो। जैसे कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे शेयर्स या सिक्योरिटीज़, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, सीधा अच्छा, या लैंड एंड बिल्डिंग्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं है, मतलब क्या क्या एक्सक्लूड हैं। एक्सक्लूड्स,
टू, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, इसको हम कंसीडर नहीं करते, या पर्सनल मूवेबल एसेट, इसको भी नहीं कंसीडर करते, या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, या मतलब और या कर रहा हूँ कब से, और डिपॉजिट बॉन्ड एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन। ठीक, ये एक्सक्लूड होते हैं, मतलब ये नहीं होते हैं। अब पर्सनल मूवेबल एसेट क्या होता है, ये काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग इसकी होती है, ये देख लेते हैं इसका। पर्सनल मूवेबल एसेट क्या होता है? पर्सनल मूवेबल एसेट आपको पता ही होगा क्या होता है, कि जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं और वो मूवेबल होती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल मूवेबल एसेट। तो ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड हैं इससे, मतलब उसको कैपिटल गेन काउंट नहीं किया जाता, मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल भी है, मूवेबल भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम या कैपिटल गेन उसको पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानता। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहला, ज्वेलरी को पर्सनल मूवेबल एसेट हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। बुलियन कीमती कुछ चीज़ होती है, इतना पता है मेरे को, अब क्या है पता नहीं, पुराने ज़माने में। ठीक है, और एक होती है आर्कियोलॉजिकल स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए चलेगी। कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब कुछ पुराने ज़माने के आदमी होते हैं जो पुराने ज़माने की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं, जैसे म्यूजियम में लगाते हैं उसको। और ड्राइंग है, ड्राइंग तो पता ही है, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग अलग से, ड्राइंग अलग होती है, पेंटिंग अलग होती है। ठीक, दोनों आपको समझ आ रहा होगा क्या है। और एक होता है स्कल्पचर्स, मीन्स मूर्तियाँ, जैसे पुराने ज़माने की जो मूर्ति होती हैं खुदाई उदाई में निकलती हैं, उसको भी हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती है पर्सनल मूवेबल एसेट। एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी और कला, ठीक है, ये सब पर्सनल मूवेबल एसेट हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारी नहीं मानती, इसलिए इसको अलग से डिफ़ाइन कर दिया। तो अब ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र मैं बता दे रहा हूँ, ट्रांसफ़र डिफ़ाइन किया गया है। ट्रांसफ़र पता होना चाहिए ना, ट्रांसफ़र बार बार आ रहा है तो ये होता क्या है, ये सब पता रहेगा तो आगे खटाखट आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफ़र मतलब कोई भी ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू कैपिटल गेन इंक्लूड्स द सेल, एक्सचेंज या बार्टर या रिनाउंसमेंट या गिफ्ट ऑफ असेट्स, या फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपलसरी अक्वायर कर ले रही है आपकी प्रॉपर्टी को, तो उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। या फिर आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो प्रॉस्पेक्टस बोल रहा हूँ, ट्रांसफ़र है, डीम ट्रांसफ़र, उसको मान लिया जाएगा कि जब आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो और कन्वर्ट हो रहा होगा स्टॉक इन ट्रेड में फिर। ओके, या फिर लॉन्ग टर्म लीज जो कि 12 साल से ज़्यादा के लिए है, उसको भी ट्रांसफ़र मार लेंगे। या फिर मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड, उसको भी हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र बताया, ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बता दे रहे हैं, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, या समझ गए तो कोई बात ही नहीं, समझ आना चाहिए बस। ठीक, सो काइंड्स ऑफ एसेट कितने टाइप होते हैं? 2 तरह के, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पहला कौन सा होता है?
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो पहले मैं समझा देता हूँ, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसे समझ लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? एक जो 12 महीने से कम की है और ज़्यादा की है, एक 24 महीने की, एक 36 महीने की, ऐसे याद रखते हैं, ठीक। एक 12, 24, 36। तो 12 वाले महीने में कौन सा आता है कि मतलब जैसे लिस्टेड शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स, लिस्टेड या अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड या अनलिस्टेड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब। फिर से रिपीट करता हूँ, लिस्टेड शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लिस्टेड या अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड या अनलिस्टेड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब। अगर इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 या 12 महीने से कम की है तो ये शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएंगे। अगर इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ है, मतलब 12 महीने से ज़्यादा की है, तो इनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे लैंड, बिल्डिंग या दोनों, ये सब अगर 24 या 24 महीने से कम के लिए अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इनकी है तो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। अगर ये 24 महीने की इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने की से ज़्यादा की है तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी आती है, इनके अलावा, मतलब ऊपर जो दोनों कैटेगरी बताई है, इनके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट या अनलिस्टेड डिवेंचर या बॉन्ड्स जो कि जिनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से कम की है या 36 महीने तक की है तो इनको हम शॉर्ट टाइम कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे। या इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 36 महीने से ज़्यादा की है तो इनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे। ओके, अब तो हम तैयार हैं सवाल लगाने के लिए। फिर भी एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट है कि अर्बन एरिया क्या होता है, कि मतलब हम जैसे अभी हमने बात की थी ना कि एग्रीकल्चरल रूरल लैंड को जो कि इंडिया में सिचुएटेड है उसको हम पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानते हैं, मतलब वो एग्जैम्प्ट है इस कैटेगरी से कि उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो हमको पता रहना चाहिए ना कि एग्रीकल्चरल लैंड कौन कौन सी है या अर्बन लैंड कौन कौन सी है। सो कौन सी होती है? सो हम अर्बन एरिया की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अर्बन एरिया की जब डिफिनेशन हमको पता हो जाएगी तो हमको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि जब ये अर्बन एरिया होता है तो इसके एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा जो भी बचेगा वो सब रूरल एरिया होता है। तो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है? हम डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक की है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक की है या 1 लाख से कम की है, तो उसके अप टू 2 किलोमीटर तक के एरिया को हम कंसिडर करेंगे अर्बन एरिया। उसके 2 किलोमीटर के बाहर के एरिया को हम रूरल एरिया। मतलब अगर किसी भी जगह की किसी भी शहर की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा, 1 लाख से कम या 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक उसके आजू बाजू के एरिया को हम शहर मानेंगे। उसके बाहर के एरिया को हम रूरल मानेंगे, मतलब गांव मानेंगे, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक की है। ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी, जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम या 10 लाख तक है तो वहाँ के अप टू 6 किलोमीटर के एरिया को हम रूरल एरिया अर्बन एरिया मानते हैं। मतलब जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम या 10 लाख तक की है तो उसके आसपास के 6 किलोमीटर तक के एरिया को हम शहरी एरिया मानेंगे और 6 किलोमीटर के बाहर का जो एरिया है उसको हम मानेंगे रूरल एरिया, गाँव का एरिया। नेक्स्ट, जो जिस किसी भी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा की है, कितनी भी हो, 10 लाख से ज़्यादा की है तो 8 किलोमीटर तक के एरिया को हम शहरी मानेंगे और 8 किलोमीटर के बाहर के एरिया को हम रूरल मानेंगे। दैट्स ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम अब सब लगभग पता हो गया हमको, तो एक एग्जांपल करते हैं तो कुछ आइडिया आ जाएगा। उसके बाद बड़े सवाल की तरफ तुरंत मूव करेंगे। तो एग्जांपल,
एक मिस्टर रोनित हैं, मिस्टर रोनित, अच्छा भाई, मिस्टर रोनित परचेज अ लैंड for rupees 50 lakh. He also pay brokerage of rupees 5 lakh and also pay stamp duty of rupees 10 lakh on 20th December 2022 on 1/10/2023 he incur some expenses for make building on that land. कितना खर्चा किया है उन्होंने? 10 लाख. On 1/1/2024 he sells this building for rupees 80 lakh and also pay 5% brokerage. Calculate capital gain. तो ये सवाल है. सवाल को हम पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं. तो हम सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन, क्या बात की थी कि कोई भी इनकम, कोई भी चीज़ कब कैपिटल गेन कहलाएगी? जब वो एक कैपिटल एसेट हो, ट्रांसफ़र हो, तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल गेन हो जाएगी. दो ही कंडीशन पूरा करना था. तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन टू प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25. ठीक है. तो डेट ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पहले डेट ऑफ होल्डिंग, दो डेट दी है उसमें. डेट ऑफ होल्डिंग क्या है और डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है वो देख लेते हैं. डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग हमको क्लियर हो जाएगी. डेट ऑफ होल्डिंग क्या है? 20 दिसंबर 2022. और ट्रांसफ़र की डेट क्या है? 1/1/2024. जो कि है और होता है आपका 12 महीना और कुछ 20 दिन, ऐसा कुछ करके हो रहा है 20 दिन, जो कि लेस है 24 मंथ से. देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं. ये 24 महीना क्यों लिया है, हिट किया ना. जो दूसरी वाली कैटेगरी थी उसमें अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, इनकी अगर होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने या 24 महीने से कम की है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे. अगर इनकी 24 महीने से ज़्यादा की है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे. इसीलिए हमने इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा, क्योंकि ये 12 महीने 20 दिन सिर्फ रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कंसीडर करके सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन
इसको आप सेल्स भी बोल सकते हो। कितनी थी? 80 लाख के लिए 80 लाख। इसमें से माइनस करेंगे कुछ भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस अगर हुए हैं तो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जैसे ब्रोकरेज पे किया था इसलिए, तो 80 लाख का ब्रोकरेज हमने 5% के हिसाब से पे किया है। 80 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 4 लाख। क्रॉस चेक कर लेते हैं। चल ठीक है, तो ये आ जाएगा नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन। नेट फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखा है, अब आप जो समझो। तो 80 लाख में से 4 लाख जाएंगे, ऐसे पता 76 लाख आता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, कैलकुलेटर हमेशा यूज करता हूँ। ठीक है, 76 लाख, 76 लाख आ गया। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इसको किस लिए करते हैं कि ख़रीदते टाइम जितने भी खर्चे हुए हैं सब इसमें जोड़ दो। लॉन्ग टर्म रहता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं कि उस टाइम की महंगाई को आज के हिसाब से कंपेयर करते हैं, मतलब उस टाइम की प्राइस को आज पे लेके आते हैं। अल्टीमेट मतलब ये है। तो इसमें क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्शन लिख दिया है, एक्शन लिख दिया भैया, एक्विजिशन है, एक्विजिशन कहाँ ध्यान है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने हमने रोहित परचेज 50 लाख और ब्रोकरेज 5 लाख पे किया था, और बिल्डिंग को बनवाया था कितने में 10 लाख में, 10 लाख में। और सॉरी, बिल्डिंग वाला नहीं आएगा इसमें। क्या क्या किया है पहले? ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे कर दिया है, ठीक है, 5 लाख का। और स्टैम्प ड्यूटी है 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकरेज, और 50 लाख का खरीदा है। तो 50 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, समझ आया ना क्या क्या है? इतने का ख़रीदा है, इतना ब्रोकरेज पे किया था खरीदते टाइम, और इतने की स्टैम्प ड्यूटी पे किया था। कितना हो गया? 65 लाख हो रहा है। 50 लाख प्लस 5 लाख प्लस 65 लाख, तो 65 लाख। ये माइनस करेंगे इसमें से 65 लाख। अब इसमें से और माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ किया था? हाँ भाई किया था, इम्प्रूवमेंट किया था हमने, बनवाया था घर टूटा हुआ था। बिल्डिंग एक्सपेंसेस टू मेक बिल्डिंग ऑन दैट रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख का माइनस 10 लाख का, एक ही खर्चा हुआ था 10 लाख का। तो इसके बाद ये आ जाएगा, कितना बचेगा पहले देख लेते हैं। 76 लाख में से 65 लाख जाएगा, 11 लाख बचेगा। 11 लाख में से 10 लाख जाएगा, 1 लाख बचेगा, 1 लाख। तो ये हमारा आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है। तो एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54 अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। इसमें नहीं कुछ दिया है इसलिए नहीं देंगे। तो 1 लाख टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझा भैया?